नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्रा। आप देख रहे हैं सियासत का सुपर संडे। देश में चुनाव चल रहे हैं तो नेता लोग रैलियां भी धुआंधार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संडे पूरी तरह से सियासत के रंग में रंगा हुआ नजर आया। अलीगढ़ से लेकर अमरोहा तक और मुरादाबाद से लेकर मथुरा तक बीजेपी ब्रिगेड पूरे एक्शन मोड में दिखी। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी सब रैलियों में दहाड़ते नजर आए। तो रामपुर में आजम और अखिलेश की जुगलबंदी ने बीजेपी पर जमकर हमले किए। आपको इन धुआंधार रैलियों के अलावा हम बीएसपी का ब्राह्मण प्रेम भी दिखाएंगे। साथ ही आपको मथुरा में बसंती और वीरू की जोड़ी का कमाल भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सियासत का सुपर संडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में धुआंधार रैलियां की। पहले अलीगढ़ फिर मुरादाबाद में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा कर वोट की अपील की, तो वहीं विपक्ष पर खूब बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के गठबंधन को महा मिलावट बताया, तो वहीं लोगों से बीजेपी को फिर से जिताने की अपील की है। चुनाव प्रचार धुआंधार, रैलियों की भरमार। मोदी ने मुरादाबाद अलीगढ़ में की रैली, योगी की ताबड़तोड़ 3 रैलियां, राजनाथ की भी 3 रैलियां। मैं 2014 में भी यहां आया था, ऐसी रैली तब भी नहीं देखी। देश के दुश्मनों के भी आज स्वर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा उस दिन भारत गरीबी मुक्त हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए चुनावी बिसात बिछाने का काम अपनी अपनी रैलियों के जरिए सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जमीन से आसमान तक के नेता एक एक दिन में 3-3 या फिर 4-4 रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। सुबह कठुआ में रैली करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ में मतदान के दूसरे चरण में 18 अप्रैल और मुरादाबाद में तीसरे चरण में 23 अप्रैल को चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होने के बाद अब सभी का फोकस दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ की जनता का नमन करने के बाद कहा, ऐसे लोग जिनको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है, उन्हें करारा जवाब दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भीमराव अंबेडकर को नमन करके किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर जयंती के मौके पर बाबा साहेब के जयकारे लगवाए और महाकवि गोपाल दास नीरज और काका हाथरसी को नमन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला और उसे मिलावट का गठबंधन करार दिया। मोदी ने अपने संबोधन में जहां एक तरफ अपनी चाय वाले की पहचान के जरिए लोगों को भावनात्मक तौर पर जोड़ा, तो वहीं चौकीदार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए लोगों का समर्थन भी हासिल किया। साथियों, जिस उत्तर प्रदेश में चाय की दुकान पर सरकारें बनती हो, गिर जाती हो, उसे समझने में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भूल कर गए हैं। उत्तर प्रदेश के इसी बार के चुनावी नतीजे इन्हें अलीगढ़ से ताला खरीदने के लिए मजबूर कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक एक कर सबको घेरा, विपक्ष को निशाने पर लिया और सर्जिकल स्ट्राइक और सेना के मुद्दे का भी जिक्र किया। तो लोगों से पूछा भी कि आप लोगों को पाकिस्तान परस्त लोग चाहिए या फिर सेना का मान बढ़ाने वाले और सर्जिकल स्ट्राइक वाली सरकार चाहिए। पीएम ने अलीगढ़ में लोगों से पूछा कि आतंकवाद हटना चाहिए या नहीं, पाकिस्तानी आतंकियों को घुस कर मारना चाहिए या नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करनी चाहिए थी या नहीं, हमारे वीर जवानों को खुली छूट मिलनी चाहिए या नहीं। यानी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में इस बार सेना और सर्जिकल स्ट्राइक केंद्र में है। जहां पीएम मोदी हर रैली में ये मुद्दा उठाते हैं, तो वहीं सीएम से लेकर तमाम बीजेपी के नेता इस मुद्दे को अपर एज देते आए हैं। भाइयों और बहनों, आप कह रहे हैं
कि आतंकवाद हटना चाहिए, लेकिन महामिलावट वाले कहते हैं मोदी हटना चाहिए। अलीगढ़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरादाबाद भी पहुंचे। वहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हम कहते हैं कि आतंकवाद रोको और विपक्ष कहता है कि मोदी रोको। मोदी ने यूपी की पिछली सरकारों को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, तब से किसानों, महिलाओं और गरीबों का सम्मान बढ़ा है। मोदी ने यहां कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि मोदी के आने से उन लोगों को दिक्कत हो रही है जिनके परिवार के लोग ही हमेशा प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में पूरा दिन रैलियों के नाम रहा। मोदी से लेकर योगी और तमाम नेता रैलियों में मशगूल नजर आए। देखना होगा कि दूसरे चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी समेत प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों का असर कितना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। असर कितना पड़ेगा ये 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के लिए विशेष प्रचार किया और बीजेपी को जिताने की अपील की। सपा बसपा को लगे हाथ निशाने पर भी ले लिया। अब चूंकि ये तो नैतिक कर्तव्य है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या सपा हो या बसपा हो, दोनों एक दूसरे को लपेट रहे हैं। योगी ने अपने भाषण में सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, तो वहीं सर्जिकल स्ट्राइक और सेना का मुद्दा भी लगे हाथ उठा लिया। अमरोहा में जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ, विरोधियों की बखिया उधेड़ डाली। अपनी सरकार को बताया किसानों की हमदर्द। पीएम मोदी की शान में पढ़े कसीदे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। एक के बाद एक रैली में योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ही रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के लिए जनता से समर्थन और वोट मांगे। इस दौरान सीएम ने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जनता के हितों के लिए काम किया है। जो काम पिछले 5 साल में किए गए हैं, वो प्रदेश और देश की पिछली सरकारें कभी नहीं कर पाई। बीते 5 वर्षों में मोदी सरकार ने देश का नाम ऊंचा किया। सीएम ने सरकार की कई योजनाएं गिनाते हुए कहा कि इतना काम आजादी के बाद 70 सालों में पहली बार किसी सरकार ने किया है। भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश और देश की सरकारों ने बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों और समुदायों का विकास किया है। 38 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खुलवाए गए, तो 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। सीएम ने कहा कि सरकार ने गरीबों के खाते खुलवाए, आयुष्मान योजना से सबको जोड़ा और किसानों के लिए तमाम योजनाएं लाने का काम प्रदेश और केंद्र की सरकारों ने किया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अन्नदाता के साथ हुए अन्याय के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने नक्सलवाद पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले देश के करीब 38 से 40 जिले ऐसे थे जो नक्सलवाद से प्रभावित थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लोगों के दिलो दिमाग से नक्सलियों का डर गायब हो चुका है और नक्सलवाद सिर्फ 4 से 6 जिलों में सिमट कर रह गया है। योगी आदित्यनाथ ने सपा और बसपा को भी निशाने पर लिया और प्रदेश में लूटपाट मचाने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले चरण के मतदान में सपा और बसपा 0 हो चुके हैं और दूसरे चरण में भी उसे 0 होने का डर सता रहा है। ये सपा बसपा लोकदल जितने भी दल हैं, इन लोगों ने किसानों का शोषण किया, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को संरक्षण दिया।
बीजेपी नेताओं की रैलियां जिस तरह से हो रही हैं, उससे समझा जा सकता है कि इस बार भी बीजेपी कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। नेता 20-20 घंटे चुनावी सभाओं में बिता रहे हैं, तो वहीं गठबंधन भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में आजकल पूरे दिन तू चल मैं आया वाला सीन चल रहा है। मोदी जाते हैं तो योगी आते हैं और योगी के जाते ही गठबंधन का प्रत्याशी मैदान में कूद पड़ता है। रैलियों में दौड़ भाग और आरोप प्रत्यारोप के सियासी खेल में 2019 में उत्तर प्रदेश की पब्लिक किसके हाथ में अपना हुक्म का पत्ता रखती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव प्रचार में जिस तरह से नेताओं ने जमीनी मुद्दों को गड़े मुर्दों के नीचे दफनाया है और सतही फर्जी बयानबाजी ने अपनी जगह बनाई है, उससे पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि जनता इस बार दिल्ली भेजेगी किसको। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अखिलेश यादव रामपुर में आजम खां के समर्थन में रैली करने पहुंचे। आजम खां पहली बार रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आजम का मुकाबला यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जयाप्रदा से है। ऐसे में अखिलेश ने रामपुर पहुंचकर आजम के लिए वोट मांगे और बीजेपी पर खूब तंज भी कसे। रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़, रामपुर आजम खान का किला, रामपुर जहां से आजम 9 बार से लगातार विधायक हैं। आजम खान सियासत का वो चेहरा जो कभी अपने बयानों के लिए चर्चा में रहता है, तो कभी जयाप्रदा से दोस्ती के बाद कट्टर दुश्मनी के तौर पर चर्चा में। रामपुर है तो आज भी वही, लेकिन जयाप्रदा और आजम में अब दुश्मनी परवान चढ़ चुकी है। जयाप्रदा जहां भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रामपुर से ही चुनावी मैदान में है, तो वहीं आजम खान समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। यानी ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई खराब हुए सियासी रिश्तों की भी है। और उसी रामपुर में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान के समर्थन में रैली की। अखिलेश यादव ने अपने भाषण की शुरुआत बीजेपी को निशाने पर लेने के साथ से ही की। उनकी चाय तो बननी नहीं है और अब चौकीदार के बहाने आए हैं। तो रामपुर में उर्दू दरवाजा तोड़े जाने का मुद्दा भी उठाया। बीजेपी को निशाना बनाते हुए अखिलेश यादव ने धार्मिक ध्रुवीकरण करने की भी कोशिश की। इसलिए मौका दीजिए आप। आजम खान पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश की आजम के समर्थन में सभा बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मैसेज भी है। अखिलेश ने अपने भाषण में एक एक कर पीएम मोदी और योगी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार चौकीदार और बाबा दोनों की चौकी छीन लेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हुए अखिलेश ने कहा कि अच्छे दिन वाली, 15 लाख वाली, नौकरी वाली, नोटबंदी वाली सारी बातें झूठी निकल गईं। अब हमें इनकी नोटबंदी का जवाब इनके लिए वोटबंदी करके देना होगा। जवान जानते होंगे नौकरियां नहीं है, नौकरियों की चोरी हो गई, रोजगार नहीं है। हमारे किसानों से वादा किया गया कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, लाभकारी मूल्य मिलेगा, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कितने किसानों को लाभकारी मूल्य मिल गया होगा, कितने किसान हैं जिनकी आय दोगुनी हो गई होगी। बीजेपी पर हमला करते हुए अखिलेश ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की चाय नहीं बनने देनी है। गांव के जानवरों को गलाघोटू बीमारी होती है, उसी तरह भाजपा को काम रोकू बीमारी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आजम खान के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद किसी की भी जीत अगर सबसे बड़ी होगी तो वो आजम खान की होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा देश और प्रदेश जानता है कि बाबा जी की सरकार जाने वाली है, वो भी चुनाव के बाद नहीं बचेंगे। चौकीदार की इस बार चौकी छीनने वाला ये चुनाव है। अगर ये जान गए हो तो इसलिए मैंने कहा छीनने का काम करना, और एक चौकी नहीं छीनेगी।
अगर एक चौकी छिन गई तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री की भी चौकी छिन जाएगी, उनकी बचने वाली नहीं है। अखिलेश के अलावा आजम खान ने भी जनता को संबोधित किया और इस दौरान जया प्रदा पर जमकर निशाना साधा। जया प्रदा के उस बयान को आजम खान ने कोट करते हुए उन पर निशाना साधा जिसमें जया प्रदा ने कहा था कि रामपुर में एक दानव है और उसका वध मुझे करना है, जिस पर आजम ने कहा कि हाँ, मैं मरना चाहता हूँ लेकिन किसी बाहरी के हाथों नहीं, आप लोग मुझे मार दो। मैं दानव हूं, मेरा वध होना है, मेरे सीने में 150 गोलियां उतारी जानी है, मुझे मार देना है, मार देना है, मुझे मार दो, इजाजत देता हूं, लेकिन अपने हाथों से मारो, किसी परदेसी से मेरी हत्या मत कराओ। 23 अप्रैल को रामपुर में मतदान है और वार पलटवार के साथ साथ भावुकता का तड़का भी दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। जाना चाहते हो? देखना देखना होगा कि यहां से अखिलेश के सिपाही आजम संसद पहुंचेंगे या फिर बीजेपी की जया प्रदा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एक बात तो क्लियर है, आजम खान ने ये बात दिल से नहीं दिमाग से कही थी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। वेलकम बैक। बीजेपी के बेस वोट में सेंध लगाने और पूर्वांचल में प्रियंका की काट को मायावती ने खोज लिया है। 28 सामान्य सीटों में से 5 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशियों को उतारकर मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का दमदार दांव खेला है। मायावती के भरोसेमंद 5 पंडित जी। ब्राह्मण चेहरों पर माया ने चला दाग। माया के 5 पंडित जीत पाएंगे चुनाव। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। 5 चेहरों से पूरे यूपी को साधेंगी माया। 2009 में माया की जो आस अधूरी रह गई थी, उसको 2019 में पूरी करने की तैयारी है। मायावती ने 2007 के विधानसभा चुनाव में जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बनाया था, उसने यूपी की सत्ता तो दिलवा दी थी, लेकिन 2009 में दिल्ली जाने का सपना अधूरा रह गया था। एक नारा लगा था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी दिल्ली जाएगा। शंख तो बजा, लेकिन हाथी दिल्ली नहीं जा पाया। 2009 के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव आया, जिसमें मोदी लहर में माया को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन इस बार मायावती ने फिर से सोशल इंजीनियरिंग का जबरदस्त फॉर्मूला तैयार किया है और गठबंधन के खाते में आई 28 सामान्य सीटों में से 5 सीटों पर मायावती ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। गठबंधन के कारण दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर इसमें ब्राह्मण वोट बैंक भी जुड़ जाए तो बात बन सकती है। शायद इसीलिए माया ने 5 ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट दिया है। देखिए, ये तो पिछली बार से कई बार से देखा जा रहा है कि एक शिफ्ट हुआ है उनका। जिन चीज़ों को लेके कांशीराम जी चले थे, उसके बाद से उन्होंने जो है वो सवर्णों को लुभाने का काम किया है और वो कोशिश कर रही हैं। तो बिसाइड्स अगर देखा जाए तो ये लोकतंत्र है, वो चाहे जिसको टिकट दें। तो दोनों चीज़ें कहा जा सकता है। एक तरफ वो लुभाने की कोशिश कर रही हैं कहीं ना कहीं, और जो जातीय समीकरण जिसमें बीएसपी माहिर है वो देखकर टिकट देना, वो तो काफ़ी उनका रहा है, तो उसी तरह से वो काम कर रही हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस सीट से बसपा ने किस ब्राह्मण चेहरे को उतारा है। सीतापुर लोकसभा सीट से नकुल दुबे को टिकट मिला। भदोही लोकसभा सीट से रंगनाथ मिश्रा को टिकट मिला। संत कबीर नगर लोकसभा सीट से भीष्म शंकर तिवारी को टिकट मिला। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से रितेश पांडे को टिकट मिला। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से अशोक कुमार त्रिपाठी को टिकट मिला। बसपा के साथ पुराने समय से जुड़े कई बड़े चेहरे अब मायावती के साथ नहीं हैं, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा का आज भी बीएसपी में बड़ा कद है।
सतीश मिश्रा का कद बढ़ाकर मायावती ने ब्राह्मणों को ये संदेश दिया है कि बसपा उनके हितों का भी ख्याल रखती है और 2007 में मायावती का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला काम भी कर चुका है। 2009 का दलित ब्राह्मण गठजोड़ वाला समीकरण भले ही काम नहीं कर पाया था, लेकिन अब उसको एक बार फिर से मायावती ने दोहराने की तैयारी की है और शायद यही वजह है कि बसपा में अधिकतर लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी ब्राह्मण वर्ग से बनाए गए हैं और उसमें भी 6 ब्राह्मणों को सिर्फ पूर्वांचल में प्रभारी बनाकर मैदान में उतारा गया है और अब 5 ब्राह्मणों को टिकट देकर मायावती ने बीजेपी के बेस वोट में सेंध लगाने की चाल चली है। मायावती ने 5 ब्राह्मण चेहरों को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस की प्रियंका गांधी की भी काट निकाल ली है। कांग्रेस ने पूर्वांचल में बीजेपी के वोटों को हासिल करने के लिए ही प्रियंका गांधी को खास तौर पर पूर्वांचल का प्रभारी बनाया है और अब मायावती ने भी 5 ब्राह्मणों को टिकट देकर दाव चल दिया है। सभी पार्टियों की नजर पूर्वांचल के ब्राह्मणों पर है और अब देखना है कि ब्राह्मण सत्ता तक पहुंचाने के लिए इस बार किस पार्टी के लिए शंख बजाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर मथुरा की सड़कों पर जब वीरू और बसंती की जोड़ी एक साथ निकल पड़ी तो पब्लिक का जमावड़ा कैसा होगा ये आप समझ सकते हैं। हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? 1975 में शोले फिल्म आई थी, लेकिन जब से हेमा मालिनी सियासत की बसंती बनी है तब से हर चुनाव में अपना किरदार अमर करती आ रही है। इस चुनाव में हेमा के लिए जीत आसान नहीं है, तो बसंती का सियासी तांगा रुकने लगा तो फिर मैदान में वीरू को आना ही पड़ा। मट्टी का बेटा हूँ, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। मथुरा से हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही हैं। 2014 में यहीं से चुनकर संसद भी पहुंची थी। हालांकि संसद में हेमा मालिनी नजर कभी नहीं आई, ये और बात है। ये बात भी और है कि ट्रैक्टर चलाने से लेकर खेत में गेहूं काटने तक के ड्रामे कर डाले बीजेपी की बसंती ने। लेकिन फिर भी जब लगा कि काम नहीं बन रहा तो 1975 के शोले के किरदार को मथुरा में अवतरित होना पड़ा। धर्मेंद्र अपनी पत्नी हेमा मालिनी के लिए मथुरा वोट मांगने पहुंचे। मथुरा में 3 विधानसभा सीटों पर धर्मेंद्र ने वोट मांगे। इस दौरान वीरू भी अपने पुराने वक्त में लौटते नजर आए। लोगों से हेमा के पक्ष में वोट करने की अपील की, साथ ही अपने पुराने किरदार में घुसते हुए शोले के वीरू बन गए और पब्लिक से कह डाला कि अगर वोट नहीं दिया तो यहीं किसी आसपास की टंकी पर चढ़ जाऊंगा। हेमा को बहुत बड़ी जीत न दिलवाई, मैं आपकी टंकी है उस पर चढ़ जाऊंगा। मेरी बहुत सी मशीन चलेगी। धर्मेंद्र का ब्रजवासियों ने जोशीला स्वागत किया। धर्मेंद्र की एक झलक देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। मथुरा के सौंख इलाके में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के पक्ष में वोट मांगे। धर्मेंद्र ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और किसानों को आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। वहीं मंच से बोलते हुए धर्मेंद्र ने लोगों की फरमाइश भी पूरी की और फिल्म शोले का डायलॉग भी बोला। उन्होंने हेमा के पक्ष में वोट मांगने की अपील भी की। धर्मेंद्र ने इलाके के लोगों से कहा कि जो आपने प्यार दिया आज उसी से कुछ मांगना चाहता हूं और ये मेरा हक है, आप कुछ मुझे देंगे, उसी हक से आज मैं हेमा जी के लिए बड़ी जीत चाहता हूं। हेमा की जीत, बहुत बड़ी जीत मांगता हूं। हिंदुस्तान में नकारा बच जाए ऐसी जीत पहले नहीं हुई। वो जीत हम आपके सहयोग के बगैर नहीं जीत सकते बच्चे। इस दौरान धर्मेंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, तो वहीं शायराना अंदाज में कहा कि मैं माटी का बेटा हूं, मरते मरते कुछ कर जाना चाहता हूं। मट्टी का बेटा हूं, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। उखड़ती बूढ़ी सांसों से चुराकर चंद सांसें में चीर के सीना धरती का फसल नई के बोलूंगा। उन्होंने शोले फिल्म के डायलॉग के अंदाज में बोलते हुए काम वालों से कहा कि अगर आपने हेमा को बहुत बड़ी जीत नहीं दिलवाई तो यहाँ जो बहुत बड़ी टंकी है उस पर चढ़ जाऊंगा, तो बहुत सी मौसी मुझे वोट करने चली आएंगी।
हेमा को बहुत बड़ी जीत न दिलवाई, मैं आपकी कंकी है उसमें चल जाऊंगा, मेरी बहुत सी मसीह चलेगी। मथुरा से मोहन शर्मा, भारत समाचार। सियासत के सुपर संडे में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।